वाकर जी जो हमारे साथी हैं, ये अभी चंद दिनों से ही हम कह सकते हैं 2 साल का पीरियड कोई ज़्यादा बड़ा पीरियड नहीं है, लेकिन 2 साल का जो पीरियड है इन्होंने उसकी पूर्ति 20 साल, हमें ऐसे लगता है जैसे 20 साल से हमारे साथ में है और दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर हमारे को साथ सहयोग कर रहे हैं। मैं सह सम्मान उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो हम आएँ और इस अवसर पर अपनी बात रखें। शायद वीर सिंह जी कुछ कहना चाहेंगे। अभी गुरदास राय मालूम जी की याद दिलाई तो एक ही लाइन याद दिला देता हूँ। उनकी बेटी आज उधर दूरदर्शन में डायरेक्टर है, बुलाए भी थे, मगर उनका इतिहास अगर समाज उसको जिंदा नहीं करेगा तो हमारा इतिहास मिट जाएगा। तो लोग तो जिंदा करने वाले आप लोग ही हो। इतनी बड़ी हस्ती हुई है, समाज को गधा कह के संबोधित करते हुए 2 लाइन उन्होंने लिखी थी। पूरी कविता है ना, 2 लाइन ही बोलूंगा। चिरतो खोता चुटकी जानना, सदा से गधा उठाया जा रहा है। चिरतो खोता चुटकी जानना, वदतो उतो भार, और ना कभी तरस कुम्हार ने कीता, ना गधे ने लिखा। मंच पर बैठे बीएसएनएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे साथी और हॉल में उपस्थित सभी हमारे बुलावे पर आए मेहमानों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। अभी जस्टिस के ऊपर, सोशल जस्टिस के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर हमारे भाई एडवोकेट रमेश जी ने काफ़ी डिटेल से बताया और उनको बताना भी चाहिए क्योंकि वो दिल्ली के एक जाने माने वकील हैं और सबसे खुशी की बात है कि हमारे समाज से आते हैं। उसके बाद में काफ़ी चीज़ें डीआरडीओ में हमारे भाई जो टेक्निकल ऑफिसर हैं और देहरादून से चलकर हमारे बीच में पहुंचे हैं, श्री संतराम जी ने भी आपको काफ़ी प्रकाश डाला संविधान के ऊपर में, पॉलिटिक्स के और आज के राजनीतिक परिवेश के ऊपर। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं ज़्यादा देर अपनी बात नहीं करूँगा कि ये बात सही है कि लोकतांत्रिक देश में सरकारें हम लोग ही चुनते हैं और इसमें भी कोई शक नहीं है कि आज हमारे घरों में जो भी फैसिलिटीज़, जो भी संपन्नता, जो भी रोज़गार, जो भी सुख सुविधाएं आई हैं वो राजनीति की वजह से ही हैं और राजनीति का आधार है भारत का संविधान। आज जैसा कि आप देखते हैं कि भारत की राजनीति ब्राह्मणवादी ताकतों के, तानाशाहों के हाथ में है और इसका जीता जाता जो स्वरूप है हम देख भी रहे हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद के बाहर बैठे हैं, प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटीज़ के बाहर बैठे हैं और खिलाड़ी खेल के मैदान से बाहर बैठे हैं। ये बड़े शर्म की बात है कि एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार किस तरीके से आपके और हमारे अधिकारों का हनन कर रही है और हम मूक दर्शक बने हुए बैठे वो देख रहे हैं। हमारे बीच में हमारे समाज के कुछ साधु संत भी बैठे हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ कि उन्होंने अपना जो जीवन है वो इस तरीके के परिधान में उन्होंने समर्पित किया है समाज के लिए और उनसे भी हम अपेक्षा करते हैं कि समाज में जो हमारा जो 90% समाज है, ख़ास करके बहुजन समाज, और उसमें भी ख़ास करके हमारे परिवार की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर पाखंडवाद में, अंधविश्वास में पूरी तरीके से लिप्त हैं। ये साधु संतों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके बीच में जाएं और कम से कम जो समाज जो सदियों से इस मकड़ जाल में अटका हुआ है उसको उनसे बाहर निकालने की कोशिश करें। और ये बात सही है कि ये खाली साधु संतों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारे समाज के बुद्धिजीवियों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने खास करके युवा वर्ग को प्रेरित करें आंदोलन के लिए, क्योंकि जिस समाज के, हमारा तो वैसे भी समाज है कि हमारे समाज के जितने भी आप देखिए पीछे का भी इतिहास देखिए उठा के कि
हमारे समाज से कोई भी बड़ा आंदोलन आज तक नहीं निकला, और जब तक हमारे बुजुर्ग और हमारे बुद्धिजीवी आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, युवा उसका कैसे पालन करेंगे। तो ये हमारे समाज के जो युवा हैं, आप देखते होंगे कि उनकी क्या स्थिति है। आप मोहल्लों में जाइए, उनके बीच में जाके देखिए कि किस तरीके से युवा जो हैं वो नशे के लत में हैं और बेरोज़गारी चरम पे है। अपने छोटे मोटे काम करते हैं, छोटे मोटे धंधे करते हैं, अपने सफाई का काम करते हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको इस बुराई से आगे निकालें, कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे युवा किस तरीके से उस विचारधारा को अपनाए में जो मनवादी और ब्राह्मणों की विचारधारा है। आज आपको इसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि खास करके जो वाल्मीकि समाज के युवा हैं वो आरएसएस और बीजेपी के सबसे आसान शिकार हैं। मैक्सिमम लोग जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, आपने कभी देखा है कि आपके पैरेलल में जो समाज खड़ा हुआ जिसको आप जाटव समाज कहते हैं, उसमें ये स्थिति है? कल भी ये बात हुई थी कि हमारे समाज को देखते हुए वीर सिंह जी ने ही बोला था कि अगर आज की डेट में अगर कोई समाज ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ रहा है तो वो जाटव समाज है या भी चमार समाज है। हमारे लोगों ने तो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को पकड़ा ही नहीं। और ये याद रखिए कि ये जो लोग डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को जिन लोगों ने पकड़ा, वो आज भी आलीशान महलों में रहते हैं, आलीशान नौकरियां करते हैं, अच्छे अच्छे घरों में रहकर अच्छे पोस्टों पे वो काबिज हैं। और जिन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को नहीं पकड़ा, वो आज भी 22-22 गज के मकानों में रहने को मजबूर हैं। ये सोचने का विषय है। आप क्या समझते हैं कि हमारे समाज के अगर युवा भटक रहे हैं अपने रास्ते से, कि इसमें युवाओं की सिर्फ गलती है? बिल्कुल ये अपनाना पड़ेगा, ये हमारी भी गलती है। जब आपके आंगन में लगा हुआ पेड़, उसके फल पकने से पहले ही सड़ने और गलने लगे तो दवाई जो है उसकी जड़ों में भी डाली जाती है। आपने दिल्ली के बॉर्डर पे 2-2 आंदोलन देखे, इंटरनेशनल लेवल के आपने आंदोलन देखे। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन हुए, एनआरसी और सीए के विरोध में आंदोलन हुए, शाहीन बाग का आंदोलन आप लोग भूले नहीं होंगे। उन आंदोलनों को कौन लीड कर रहा था? आप गौर से देखिए, उन आंदोलनों को सिर्फ बुजुर्ग लीड कर रहे थे या फिर महिलाएं लीड कर रही थी, और वो आंदोलन सफल हुए। गवर्नमेंट को अपने कदम पीछे खींचना पड़े, ये आपके सामने की घटना है। तो मैं नहीं मानता कि अगर हमारे समाज के युवा अगर भटक रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। 2024 में 2 जनरल इलेक्शन है, हम सब की, चाहे हम एजुकेटेड हैं, चाहे हम अनएजुकेटेड हैं, चाहे हम एम्प्लॉयड हैं, चाहे हम अनएम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, सबकी ये कलेक्टिवली जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को आने वाले इलेक्शंस के बारे में जागृत करें, लोगों को बताएं कि किस तरीके से देश के अंदर तानाशाही का माहौल है और किस तरीके से वो अपने उसका इस्तेमाल करें, अपने मत का इस्तेमाल करें। मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो साधु संत हमारे बीच में बैठे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। हमने पिछली बार भी देखा था और कल भी हमने देखा, संख्या उनकी ज़रूर बढ़ रही है। और जो समाज सदियों से पाखंडवाद में, अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से वो हमारे साधु समाज के लोग उसको, हमारे समाज को सही दिशा दे सकते हैं। आप सोच के देखिए कि उनके साधु संत क्या कर रहे हैं। वो सारे एमएलए, एमपी, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर तक बन रहे हैं, और हमारे साधु संत शायद उनको पता भी नहीं कि हमें करना क्या है, वो दिशा नहीं दे पा रहे हैं समाज को। इसीलिए बीएसएनएस ने ये एक मोर्चा गठित किया जिसमें साधु संतों को भी इन्वॉल्व किया है, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने जो गठन किया है, इस पे हम और आप दोनों मिलकर खरे उतरेंगे। मैं अब ये बता रहा था कि जिस तरीके से आपके बीच में हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे, और हमारा तो काम है साहब आपको ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते रहना कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संगठित संघर्ष करो। संगठित तो हम हुए, बट हमारा संघर्ष अभी भी जारी है।
आज भी लोग या तो अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं या अपने रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा की जगत में मैं खास करके वाल्मीकि समाज से आता हूँ और मैं वाल्मीकि समाज के ही दुर्दशा को देखता हूँ, जिसकी कोई दिशा भी नहीं है, कोई दशा उनकी जो है वो हमारे सबके सामने है। तो हम तो सब ज़ोर ज़ोर से बोलते रहेंगे और मेरे बाद में भी लोग आएंगे। किसी शायर ने कहा भी है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। आज वक्त बदला है, हर आदमी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम ले रहा है। वो भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं जिन्होंने जिंदगी भर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के खिलाफ काम किया। ये काउंटर रिवॉल्यूशन का दौर है, सब रोक सको तो रोक लो, वरना हम पेशवाओं के उस युग में बड़ी तेजी के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां फिर से आपके बच्चे आश्रम में पढ़ेंगे। द्रोणाचार्य कहेंगे आप अपने आचार्यों को, अपने प्रोफेसर्स को, और वो दिन भी दूर नहीं है जब शिक्षा देने वाले की गर्दन काटी जाएगी और शिक्षा लेने वाले का रोज अंगूठा काटा जाएगा, जैसे कि एकलव्य का काटा गया था। आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे होंगे। ये एक तरीके का वैचारिक संगोष्ठी है। अपने समाज को आगे ले जाने के लिए हम पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी उसमें कंधे से कंधा मिला के शामिल हों। अभी जो कल्याणपुरी और त्रिलोकपुरी जैसी जगह पे शायद जहाँ पर हमारे बिरादरों की संख्या सबसे ज़्यादा है, मैं 2-1 बार मुझे कार्यक्रम करने का मौका मिला। हालांकि मेरे पास में समय का बड़ा अभाव रहता है, बट मैं जितने टाइम दिल्ली में रहता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि BSNS की टीम के साथ मिलकर काम करूँ। कई जगह जाने का मौका मिला, बाहर भी गया हूँ। तो ये हमने प्रयास वहाँ पे एक कल्याणपुरी में एक ये पायलट प्रोजेक्ट करके देखा कि किस तरीके से युवाओं को एकजुट किया जा सकता है, संगठित किया जा सकता है। और ऐसे युवा कल्याणपुरी के जो आज हमारे बीच में भी बैठे हैं, मैं देखकर उनको बड़ा खुशी होती है मुझे कि किस तरीके से डिसिप्लिन एक टीम और उनकी क्वालिफिकेशंस और उनका जो समर्पण है, हमने खुद उनके प्रोग्राम में जाके देखा है। मैं चाहता हूं कि वो टीम एक बार खड़ी हो जाए, जो बाहर से आए, कुणाल एंड पार्टी। ये वो बच्चे हैं जिनके बीच में हम गए थे और हमें ऐसा लग रहा था कि शायद इनको सुधारना बड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिगड़े हुए थे, बट अब मैं ये कहता हूँ कि आप सही ट्रैक पे हो। साथ में महिलाएं भी आई हैं वहाँ से, और भी खुशी की बात है। खास करके जो हमारे समाज के लोग थे वो इस तरीके के प्रोग्राम्स में ज़रा कम अटेंड करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर के मिशन को अगर कोई सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है तो वाल्मीकि समाज के लोग और युवा लोग पहुंचा रहे हैं। अभी मैंने बोला था ना कि जिन लोगों ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की विचारधारा को पकड़ा वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अरे हम एक पुलिस का इंस्पेक्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो हमें मिलता नहीं। एक इंजीनियर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमें नहीं मिलता। एक प्रोफेसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमें नहीं मिलता। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अगर हम एक IAS बात करते हैं तो उस समाज से आपको 4 IAS मिलते हैं, 10 IPS मिलते हैं। हम प्रयास तो कर रहे हैं ना, हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे ज़्यादातर बच्चे या तो बीच में एजुकेशन छोड़ देते हैं या कुछ घर की ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसकी वजह से, अरे साहब मैं भी आप ही के बीच से आया हूँ और हम उस टाइम पर आपसे भी ज़्यादा गरीब थे। आज अगर MCD या नगर पालिकाओं में लोग काम करते हैं तो कम से कम एक आदमी को 40-45 हज़ार रुपये सैलरी तो मिलती होगी, लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था। बट फिर भी मैंने 1990 में सब मेरा सिलेक्शन IIT में हुआ। और एक बार अगर आप में से कोई आदमी आगे बढ़ता है तो पीछे मुड़ के देखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप भी कोशिश करते हैं कि आपके बच्चे उससे भी बड़े बने। हमने भी एक प्रयास किया है, आप सारा मेरा परिवार हो, सभी लोग हमारे परिवार के हैं। हम चाहते हैं कि इस तरीके के लोग आएं
ताकि हम भी यहाँ पर, आप जो वहाँ बैठे हो, सारे लोग यहाँ पर बैठे हों। आज आपके बीच में देखिए किस तरीके की हस्तियां हैं, लोग कहाँ से चल के आए हैं। दिल्ली के अंदर बहुत सारे संगठन बन रहे हैं, आरएसएस के भी बहुत सारे संगठन हैं। आप देखिए उनके संगठन, सैकड़ों हजारों में संगठन है उनके, बट विचारधारा सबकी एक है कि बीजेपी के आदमी को ही प्राइम मिनिस्टर बनाना है और आरएसएस को ही जिंदा रखना है। हमारे तो परिवारों में एक विचारधारा नहीं है, समाज में एक विचारधारा नहीं है। आप डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, फुले साहब को मानते हैं, और परिवार के अंदर आपकी महिलाएं कौन सा आंदोलन चला रही हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि जो महिलाएं यहाँ पर आ गई हैं वो ज़रूर बदल के जाएंगी, और जब महिलाएं बदलेंगी तो समाज बदलेगा। मुझसे क्या, जितने भी यहाँ पर आदमी बैठे हैं उनसे ज़्यादा अगर किसी को कोई जगा सकता है तो महिलाएं जगा सकती हैं। और आपसे हमें बड़ी उम्मीद है कि आप ये काम कर रही हैं। और कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जैसे कि सुनीता जी बैठी हैं, सरोज जी बैठी हैं, ये हर प्रोग्राम्स में शामिल होती हैं। दीपा है, हालांकि मैं बहुत कम रहता हूँ इंडिया में, उसके बाद भी मैं जब देखता हूँ तो मैं तो ग्रुप के अंदर देखता हूँ कि ज़्यादातर महिलाएं काम कर रही हैं, उनके फ़ोटो देखता हूँ मैं, ग्रुप में सब कुछ देखता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और यही उम्मीद मैं आप लोगों से भी करता हूँ कि कम से कम समाज को जगाने का काम करें। जैसे कि वीर सिंह जी का एक नारा है ना कि लोग जागने को हैं, तैयार हैं, जगाने वाले लोग चाहिए। ज्यादा फर्क नहीं है मुसलमानों की स्थिति में और आपकी स्थिति में। गौर रजा साहब यहां बैठे, ये बात मुझे जानबूझ के बोलना पड़ती है। कालेलकर की रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला गया है कि दलितों की, मुसलमानों की स्थिति जो है, सच्चर कमेटी की, उनकी स्थिति दलितों से भी ज्यादा खराब है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में चल के देखिए क्या स्थिति है, किस तरीके से लोग रहते हैं। हम लोग 4 बजे के बाद में, 5 बजे के बाद में आप एंट्री नहीं हो सकती वहाँ पे, जिस तरीके का वहाँ परिवेश होता है हमारे समाज में। तो मैं अपनी बात को ज़्यादा ना करके, बस मैं छोटी सी बात, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को हमने भुला दिया, जिस आदमी की ने अपनी पत्नी और 4 बच्चे खो दिए, हम भूल गए उस बाप को। और जिंदगी, थोड़ा तो महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, वरना मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। मैं ये इसलिए बात बोल रहा हूं कि ताकि आप कंपेयर तो करें, हम कहां स्टैंड करते हैं। खाली समृद्धि, घर बनाया, अच्छे कपड़े पहने, गाड़ियां हैं सबके पास, इसको क्या डेवलपमेंट कहते हैं? बौद्धिक विकास होना तो बहुत ज़रूरी है ना, एजुकेशन मस्ट, वो हमें करना पड़ेगा। और हमारा ये प्रयास है, इसको हम जारी रखेंगे। और हमें लग रहा है कि आज जो यहाँ पे जो मैं भीड़ देख रहा हूँ, ये उस प्रयास का ही नतीजा है। कई बार होता था कि साहब उस मीटिंग में 4 आदमी आते हैं, कोई बोलता साहब उस मीटिंग में 12 आदमी आते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि बैठाने की जगह नहीं होती, लोग खड़े होके सुनते हैं प्रोग्राम। तो ये वर्थ है अटेंडिंग द प्रोग्राम्स। आप लोग आएँ, इस सब के लिए आपका फिर से एक बार शुक्रिया। सभी को मेरा फिर से जय हिंद। धन्यवाद प्रभाकर जी। साथियों, हमारे बीच में वाल्मीकि शिक्षा प्रचार समिति मेरठ से जेपी सिंह जी, हेड फतेह चंद जी और ओमदत्त जी आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और इसी कड़ी में अब मैं अपने साथी